सोचिए किसी देश का राष्ट्रपति एक अमेरिकी जंगी जहाज पर कैदी बना हुआ हो। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। तारीख थी 3 जनवरी 2026। इसी दिन दुनिया को पता चला कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन में पकड़ लिया गया है। और ये तस्वीर, ये उसी पल की है जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे नियम कायदे तोड़ दिए। तो चलिए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन हुआ कैसे, यहाँ तक पहुँचने की नौबत क्यों आई, इसके बाद क्या क्या हुआ, दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आए और कैसे इसने अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस मिलिट्री ऑपरेशन की जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, हवाई हमले शुरू हुए। सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस मादुरो के घर पर थीं और सूरज उगने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया। शाम होते होते तो मादुरो को अमेरिकी जमीन पर लैंड करा दिया गया था। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, मतलब ये हाल के सालों में हुए सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक था। इससे पता चलता है कि इस मिशन के पीछे कितनी जबरदस्त प्लानिंग और ताकत लगाई गई थी। अब अमेरिका ने इस कार्रवाई को कानूनी तौर पर सही ठहराने के लिए बहुत गंभीर आरोप लगाए। सिर्फ ड्रग्स की तस्करी ही नहीं, बल्कि नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया। अब ये एक बहुत बड़ा कानूनी दाव था, क्योंकि इससे ये मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस न रहकर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया और इसी के आधार पर उन पर न्यूयॉर्क में केस चलाया जाना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका इस हद तक गया क्यों? किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए मिलिट्री क्यों भेज दी? चलिए इस हमले तक ले जाने वाली घटनाओं को समझते हैं। देखिए, ये हमला अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे महीनों से माहौल बनाया जा रहा था। पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया, फिर कैरिबियन में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए और आखिर में वेनेजुएला का तेल ले जा रहे टैंकरों को ही जब्त करना शुरू कर दिया। ये एक तरह से घेराबंदी थी जो धीरे धीरे कसी जा रही। और इस पूरे तनाव के सेंटर में था 2024 का विवादित चुनाव। मादुरो सरकार ने उन्हें विजेता घोषित किया, लेकिन विपक्ष और कई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। अमेरिका ने इसी को आधार बनाकर मादुरो की सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और यहीं से इस दखल अंदाजी के लिए एक पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार हो गया। और फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर था तेल। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान जो उन्होंने 2023 में दिया था, काफी कुछ कहता है। इससे साफ पता चलता है कि वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करने का आइडिया अमेरिकी सोच में कोई नया नहीं था, बल्कि काफी पहले से मौजूद था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मादुरो की गिरफ्तारी के फौरन बाद क्या हुआ। पावर और पैसे का खेल कैसे बदला। मादुरो के जाते ही काराकास में एक पावर वैक्यूम बन गया। एक तरफ वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट को सत्ता सौंपने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन से एक बिल्कुल अलग ऐलान हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कर दिया कि जब तक वहां कोई भरोसेमंद सरकार नहीं बन जाती, वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में रहेगा। और इस पूरे ऑपरेशन का इकोनॉमिक एंगल तो बिल्कुल छिपा नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने ही शब्दों में प्लान ये था कि अमेरिकी कंपनियां वहां के तेल उद्योग को संभालेंगी। ये वेनेजुएला के विशाल एनर्जी रिसोर्सेज पर कंट्रोल का एक सीधा सीधा इशारा था। अब इतनी बड़ी घटना पर दुनिया चुप कैसे रहती? चलिए देखते हैं कि इस हमले को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे देखा गया और किसने क्या कहा। दुनिया एकदम से 3 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ रूस और चीन जैसे देशों ने इसकी जोरदार निंदा की। दूसरी तरफ इजराइल और अर्जेंटीना जैसे कुछ अमेरिकी सहयोगियों ने इसका खुलकर समर्थन किया। और बीच में थे यूरोपियन यूनियन और कनाडा जैसे देश जो शांति और संयम की अपील कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस ने तो इस पर गहरी चिंता जताई। सेक्रेटरी जनरल ने इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया और कहा कि ये एक खतरनाक मिसाल है जो भविष्य में इस तरह की और कार्रवाइयों के लिए दरवाजे खोल सकती है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प रिएक्शन तो वेनेजुएला के अपने ही पड़ोसियों से आया। दक्षिण अमेरिका में इस पर कोई एक राय नहीं थी। ब्राजील और कोलंबिया जैसे बड़े देश इस हमले के खिलाफ थे, तो वहीं अर्जेंटीना और पेरू जैसे देशों ने इसका समर्थन किया। ये दिखाता है कि इस मुद्दे ने पूरे महाद्वीप को ही 2 हिस्सों में बांट दिया था।
अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। इस घटना का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? क्या ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक नए दौर की शुरुआत है? इस पूरी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए एक नया शब्द गढ़ा गया, डोनरो सिद्धांत। ये मशहूर मनरो सिद्धांत का एक नया वर्जन था, जो कहता था कि अमेरिकी महाद्वीपों से यूरोप दूर रहे। लेकिन इसका ये नया वर्जन और भी ज्यादा आक्रामक था, जिसका मतलब था कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने तुरंत इसकी तुलना पनामा में नोरिएगा और इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने जैसे पुराने अमरीकी ऑपरेशनों से की। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ये जताई गई कि इस कार्रवाई को देखकर अब रूस और चीन जैसे देश भी भविष्य में यूक्रेन या ताइवान के खिलाफ अपनी हरकतों को सही ठहराने का बहाना बना सकते हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये कार्यवाही एक तानाशाह को सजा देने का एक साहसिक कदम था, या फिर ये एक ऐसी खतरनाक शुरुआत है जो दुनिया को और ज्यादा उथल-पुथल की तरफ धकेल सकती है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त